तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीएस विद सक्सेना में। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले उत्तक के बारे में हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है। प्लांट टिश्यू से संबंधित सिर्फ हमने विभाज्योत्की के बारे में जाना है। आज प्लांट टिश्यू के प्रकार के बारे में भी हम लोग जानेंगे और एक एक टिश्यू के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उत्तक, हमने उस दिन बताया था आपको उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं और हिस्टोलॉजी शब्द का पहली बार जो प्रयोग है वो प्रोफेसर मेयर ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर मेयर ने किया था। ये उत्तक को दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्लांट टिश्यू को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला विभाज्योत्की, विभाज्योत्की, और दूसरा होता है अस्थाई, अस्थाई उत्तक। अर्थात जो प्लांट टिश्यू है उसको दो भाग में हम लोग बांट कर पढ़ते हैं। पहला विभाज्योत्की उत्तक और दूसरा अस्थाई उत्तक। ये जो विभाज्योत्की उत्तक होता है ये तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला शीर्षस्थ विभाज्योत्की, शीर्षस्थ विभाज्योत्की, और दूसरा आपका होता है पार्श्व विभाज्योत्की, पार्श्व विभाज्योत्की, और तीसरा आपका होता है अंतर्वेशी। क्या होता है? अंतर्वेशी विभाज्योत्की, अंतर्वेशी विभाज्योत्की। यानी प्लांट टिश्यू के अंतर्गत जो विभाज्योत्की उत्तक है ये तीन प्रकार का होता है। पहला शीर्षस्थ विभाज्योत्की, दूसरा पार्श्व विभाज्योत्की और तीसरा अंतर्वेशी विभाज्योत्की। हम लोगों ने अगले क्लास में, इसके जस्ट पीछे वाले क्लास में हम लोगों ने शीर्षस्थ विभाज्योत्की, पार्श्व विभाज्योत्की और अंतर्वेशी विभाज्योत्की को पढ़ लिया था। बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था। शीर्षस्थ विभाज्योत्की के बारे में हमने बताया था कि प्लांट के उस भाग में पाया जाता है जहां इसकी विभाजन करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अर्थात यह शीर्ष पर पाया जाता है। या तो पत्ते के शीर्ष पर पाया जाएगा, या तो तना के शीर्ष पर पाया जाएगा, या तो जड़ के शीर्ष पर पाया जाएगा। इसी को बोला जाता है प्राथमिक विभाज्योत्की, प्राथमिक विभाज्योत्की। दूसरा पार्श्व विभाज्योत्की के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसका काम है मोटाई को बढ़ाना। क्या काम है इसका? मोटाई को बढ़ाना। इसका काम है लंबाई को बढ़ाना, इसका काम है मोटाई को बढ़ाना। इसमें एक पदार्थ होता है कैम्बियम नाम का, कैम्बियम नाम का एक पदार्थ होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक विभाजक। क्या बोलते हैं? द्वितीयक विभाजक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्वेशी विभाज्योत्की। अंतर्वेशी विभाज्योत्की के बारे में हम लोग ये पढ़ा था कि शीर्षस्थ विभाज्योत्की का ही छूटा हुआ भाग क्या कहलाता है? अंतर्वेशी विभाज्योत्की। इन तीनों टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। विभाज्योत्की में जीवित कोशिका होती है। क्या होती है? जीवित कोशिका। जब इन तीनों विभाज्योत्की यानी जब इसमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाता है तो इसी विभाजन की क्षमता से संबंधित एक कोशिका का निर्माण होता है और वह कोशिका मिलकर क्या बनाती है? अस्थायी उत्तक। यानी कि जिस कोशिका में विभाजन करने की क्षमता खत्म हो जाती है वह कोशिका आपस में मिलकर क्या बना देती है? अस्थायी उत्तक। क्योंकि अस्थायी उत्तक में विभाजन नहीं होता है। तो अस्थायी उत्तक जो बना है वो किससे मिलकर बना है? तो विभाज्योत्की का ही एक भाग है। वैसा भाग जब विभाज्योत्की की जो कोशिकाएं विभाजन करने की क्षमता खो देती है उसके बाद इसी से निर्माण होता है किसका? अस्थायी उत्तक का। अब हम लोग पढ़ेंगे अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक भी दो प्रकार का होता है, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अस्थायी उत्तक के बारे में। अस्थायी उत्तक। देखिए, अस्थायी उत्तक भी तीन प्रकार का होता है। आप बोलिएगा सर आप कहां से पढ़ा रहे हैं? तो आप देखिए यहाँ एनसीईआरटी का बुक रखा हुआ है। किधर है जी एनसीईआरटी का बुक? देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी का बुक रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक
और अस्थायी ऊतक 3 प्रकार का होता है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है और इसी के बेस पे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए, जो पहला है आपका उसका नाम है पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, और दूसरा है आपका कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, और तीसरा है आपका स्क्लेरेनकाइमा। ये 3 प्रकार की क्या होती है, अस्थायी ऊतक होती है। तीनों का काम अलग अलग होता है, तीनों का काम क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए, जो पेरेनकाइमा है, पेरेनकाइमा यह जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किसमें, जीवित कोशिका। पहला तो यही है कि यह एक जीवित कोशिका है। क्या है, जीवित कोशिका से मिलकर बना होता है और ये सरल अस्थायी ऊतक में आता है। ये जो तीनों है ये सरल अस्थायी ऊतक में आता है, क्योंकि अस्थायी ऊतक भी 2 तरीके का होता है, एक सरल और दूसरा जटिल। क्या होता है, जटिल। तो सरल में ये तीनों आ जाएंगे, जटिल में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो ये जीवित कोशिका होता है पेरेनकाइमा। दूसरा कि इसका कार्य क्या होता है, कार्य यानी पेरेनकाइमा का जो मुख्य कार्य है भोजन का संग्रह करना। क्या कार्य है, भोजन का संग्रह करना, अर्थात भोजन का संग्रह करना। ये किसका काम है, पेरेनकाइमा का। जो पेरेनकाइमा होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। पेरेनकाइमा की जो संरचना है कुछ इस प्रकार होती है। एक बॉक्स में ये क्या होता है, बंद होता है और एक दूसरे से ये क्या होते हैं, सटे होते हैं, एक दूसरे से ये सटे होते हैं। तो ये पेरेनकाइमा की संरचना है, आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए, जो पेरेनकाइमा है इसमें कुछ स्पेस पाया जाता है। देखिए, बीच में कुछ खाली स्थान पाया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ खाली स्थान पाया जाता है, यानी कि इसमें जो है कोशिकीय स्थान होता है, कोशिकीय स्थान, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें पाया जाता है। यानी कि इनके बीच क्या होता है, कोशिकीय स्थान होता है, कोशिकीय स्थान पाया जाता है। किसमें, पेरेनकाइमा में। देखिए, पेरेनकाइमा भी अलग अलग प्रकार का होता है कि जिस पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल होगा, हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो भोजन बनाएगा, तभी तो भोजन का संग्रह करेगा। तो जिस पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल होगा उसके ऊतक को हम लोग बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जिस पादप यहाँ पे रुक जाइए, जिस पेरेनकाइमा में अगर क्लोरोफिल है तो उसको बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा। ये इसी का भाग है, पेरेनकाइमा का ही भाग है क्लोरेनकाइमा। लेकिन पेरेनकाइमा में कुछ ऐसे पादप ऊतक होते हैं जो पानी में तैरते हैं। तो पानी में क्यों तैरते हैं, कहीं ना कहीं उनके ये जो कोशिकीय स्थान है, जो खाली स्थान, उसमें हवा भर जाता है। तो जिस पेरेनकाइमा में हवा भर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। तो जिस पेरेनकाइमा में हवा यानी कि एयर भरा रहता है उसको बोलते हैं एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरेनकाइमा। दिखाई दे रहा है, ये यहां तक दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है, खाली मतलब ब्लैक से खाली दिखे। अच्छा, ब्लैक से, ठीक है। तो ये जो हवा जिसमें है उसको बोलेंगे एरेनकाइमा, और जिसमें क्लोरोफिल है उसको हम लोग बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। तो ये हमारा हो गया पेरेनकाइमा। अब देखिए,
पेरेनकाइमा एक तो जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसका कार्य भोजन का संग्रह करना होता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। जिस पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है उस पेरेनकाइमा को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा। और जिस पेरेनकाइमा में हवा भरा रहेगा, एयर रहेगा, जो तैरने में मदद करेगा, उस पेरेनकाइमा को बोलेंगे हम लोग क्या, एरेनकाइमा। क्या बोलेंगे, एरेनकाइमा। अब थोड़ा जानेंगे हम किसके बारे में, तो कोलेनकाइमा। देखिए कोलेनकाइमा के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ये जो कोलेनकाइमा है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम पाया जाता है, या ना के बराबर। क्या, बहुत कम पाया जाता है या ना के बराबर। यानी कि इसमें कोशिकीय, यानी कि अंतरा कोशिकीय स्थान, अंतरा कोशिकीय स्थान बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि क्लोरेनकाइमा में अंतरा कोशिकीय स्थान बहुत कम पाया जाता है, लेकिन लूसेंट में नोट बनाकर दिया हुआ है कि अस्थायी ऊतक में जो सरल ऊतक है उसमें कोलेनकाइमा में अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं होता है। वो पर लूसेंट में दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि कोलेनकाइमा में अंतरा कोशिकीय स्थान बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है पौधे को लचीलापन देना। क्या देना, पौधे को लचीलापन प्रदान करना। इसका जो कार्य है, कार्य तो लचीलापन, लचीलापन देना, लचीलापन देना। आप देखे होंगे जब जो शाख पौधे होते हैं, जो झाड़ी पौधे होते हैं, जब आंधी तूफान आता है तो क्या हो जाता है, गिर जाते हैं। जब पुनः उसको धूप, मतलब सूर्य निकलता है, धूप निकलता है, पर्यावरण अच्छे तरीके से होता है, तो पुनः क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। उसमें किसकी प्रचुरता सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में उसमें क्या है, कोलेनकाइमा। तो जिस शाखीय पौधा में या जिस झाड़ीय पौधा में कोलेनकाइमा की मात्रा सबसे अधिक होती है, वो उसको लचीलापन सबसे ज्यादा प्रदान करता है। जिससे आपने सरसों का देखा होगा, या जो लत्ता पेड़ में जो लत्ता रहता है, जैसे कि आपका नेनुआ का लत्ता देखे होंगे, वो सब शाखीय पौधा। या आप देखे होंगे गुलाब का फूल का पौधा देखे होंगे, वो एक झाड़ीय पौधा है। शाखीय पौधा, झाड़ीय पौधा और वृक्ष, यानी पादप को भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। तो कोलेनकाइमा सबसे अधिक शाखीय पौधा में पाया जाता है, शाखीय पौधा में पाया जाता है। कोलेनकाइमा जो होता है ये कोने पर मोटा होता है। जैसे कि मान लीजिए ये प्लांट है, ये क्या है, आपका प्लांट है। इसका एक तना इधर गया हुआ है, एक तना जो है इधर निकला हुआ है, तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मोटा होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मोटा होता है। यहाँ पर जितने भी यहाँ का पदार्थ है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा मोटा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग नोड बोलते हैं। जो तना के बीच में यहाँ पाया जाता है इसको हम लोग नोड बोलते हैं। और 2 नोडों की जो बीच की दूरी होती है उसको हम लोग इंटर नोड बोलते हैं। तो ये क्या हो जाता है, कोने पे सबसे ज्यादा मोटा हो जाता है। तो पहला, कोलेनकाइमा का मुख्य कार्य है पौधे को लचीलापन प्रदान करना। दूसरा, ये शाखीय पौधा में पाया जाता है, वृक्ष पौधा में बहुत कम पाया जाता है। मान लीजिए आम का पौधा है, वो गिर जाएगा तो पुनः उठेगा नहीं, क्योंकि उसमें कोलेनकाइमा नहीं है। और जिसमें कोलेनकाइमा होता है तो पुनः उठने की क्षमता उसमें होती है। और अंतरा कोशिकीय स्थान बहुत कम पाया जाता है, और कोने पर क्या होता है, ये मोटा पदार्थ होता है। अब थोड़ा सा आते हैं स्क्लेरेनकाइमा में। ये भी जीवित कोशिका होता है। कोलेनकाइमा भी क्या होता है, जीवित कोशिका होता है। लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये मृत कोशिका होता है। क्या होता है, मृत सेल होता है, मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसके वजह से ये बहुत ज्यादा कठोर होता है। और ये मतलब पादप को कठोरता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। कौन, स्क्लेरेनकाइमा, यानी कि कठोरता प्रदान करता है और मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। मजबूती जो आता है ना, एक खास पदार्थ उसमें होता है, उस पदार्थ के कारण इसमें मजबूती आता है। उस पदार्थ का नाम है लिग्निन। क्या नाम है, लिग्निन। अर्थात स्क्लेरेनकाइमा में एक पदार्थ होता है जिसका नाम है लिग्निन, लिग्निन।
और इस लिग्निन के कारण ये काफी ज्यादा कठोर हो जाता है। लिग्निन के कारण काफी ज्यादा कठोर हो जाता है। और खास करके इसको कहाँ देखा जाता है, जितने भी रेशे वाले जो फल है, जैसे कि नारियल के छिलका देखे होंगे उसमें मिलेगा। साथ ही साथ जो फल जिसका बाहरी आवरण काफी मोटा हो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए अखरोट हो गया, बेल हो गया, उसका जो बाहरी आवरण है उस बाहरी आवरण का जो उत्तक है वो किसका बना होता है, एस्केलेरल काइमा का बना होता है। और वो होता है मृत सेल, कठोरता मजबूती प्रदान करता है और इसमें विशेष प्रकार का पदार्थ जमा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिग्निन बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने एगो रफली किसके बारे में देख लिया, अस्थायी उत्तक में भी किसके बारे में हम लोग, सरल उत्तक। मन में प्रश्न आता होगा कि सर सरल उत्तक किसे कहते हैं और अस्थायी उत्तक किसे कहते हैं। सरल उत्तक का मतलब वो होता है जो एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना हो, यानी कि जो ये पेरेन्काइमा है वो सिर्फ एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोलेनकाइमा है वो एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना है। एस्क्लेरेनकाइमा है ये एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो जो एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं सरल टिश्यू, यानी कि सरल उत्तक बोलते हैं। जटिल उत्तक उसे बोलते हैं जो एक से अधिक सरल कोशिकाओं से मिलकर बना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जटिल उत्तक। जैसे जब हम लोग जाइलम पढ़ेंगे तो जाइलम 4 प्रकारों के अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और चारों का कार्य भी क्या होता है, अलग अलग। उस तरीके से फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोएम भी अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और सबका कार्य अलग अलग होता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जटिल उत्तक के बारे में। हम लोगों ने सरल उत्तक के देख लिए। अब देखिए इसको याद नहीं हो पाता है तो एक सरल तरीका है याद करने के लिए, PCS। जैसे हर स्टेट का अपना एग्जाम होता है, PCS करवाता है हर स्टेट से भी PSC, जैसे कि छत्तीसगढ़ PCS। तो PCS से आप याद रख सकते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेरेनकाइमा। आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं जटिल टिश्यू यानी जटिल उत्तक के बारे में, ठीक है। क्योंकि जटिल उत्तक काफी मजबूत है और काफी इंपोर्टेंट भी है और इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए जाइलम के बारे में पूछेगा, जल परिवहन के बारे में पूछेगा, एक दिशीय के बारे में पूछेगा, उसका मुख्य गुण के बारे में पूछेगा, जाइलम का मुख्य गुण क्या है, तो उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, जटिल उत्तक। जटिल उत्तक, जटिल उत्तक भी 2 तरीका का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला आपका जाइलम होगा, क्या होगा, जाइलम। दूसरा आपका क्या होगा, फ्लोएम, क्या होगा, फ्लोएम। ये जटिल उत्तक में आते हैं। क्यों आते हैं जटिल उत्तक, ये अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जाइलम जो है ये 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, फ्लोएम भी 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन एनसीईआरटी में फ्लोएम के बारे में दिया हुआ है कि यह 5 कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। लेकिन लुसेंट जब आप पढ़िएगा तो उसमें भी दिया हुआ है 4 कोशिकाओं के बारे में। यहाँ तक कि जब आप सर्च मारिएगा तो विकिपीडिया पर भी 4 कोशिकाओं के बारे में चर्चा किया हुआ है। हम यहाँ एक बार दिखा देते हैं आपको, देखिए जटिल उत्तक यहाँ नीचे दिया हुआ पेज नंबर 71 में, जटिल अस्थायी उत्तक। अब जटिल अस्थायी उत्तक में जब आप पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ दिया हुआ है सबसे पहले जाइलम, उसके बाद दूसरा प्रकार दिया है फ्लोएम। तो यहाँ इन दोनों एक संवहन उत्तक भी कहा जाता है, वेसल टिश्यूज भी कहा जाता है, संवहन उत्तक है। यहाँ दिया हुआ है कि जाइलम जो है वो 4 कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। पहला वाहिनिका और वाहिका, पहला है वाहिनिका, दूसरा है वाहिका और तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा और चौथा है जाइलम तंतु, जिसको हम लोग जाइलम फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो पहला क्या है, वाहिनिका, इसी को बोलते हैं वाहिनिकाएं। क्या बोलते हैं, वाहिनिकाएं, यानी ये 4 सेल से बना हुआ है। पहला वाहिनिकाएं, इसी को बोलते हैं ट्रैकिड। क्या बोलते हैं, ट्रैकिड। दूसरा है वाहिनिका, वाहिनिका, सॉरी वाहिका होगा, वाहिका। और तीसरा होगा आपका जाइलम, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा।
काइमा होगा, और चौथा आपका होगा जाइलम तंतु। तंतु या इसी को बोलते हैं फाइबर, जाइलम फाइबर। देखिए वाहिनिकाएं, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम तंतु, इनका काम भी अलग अलग है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि ऑप्शन दे देगा कि जाइलम और फ्लोएम में सबसे ज्यादा मृत कोशिका किसमें पाया जाता है, तो जाइलम में सबसे ज्यादा मृत कोशिका होती है। इसमें 3 कोशिकाएं ऐसी हैं जो मृत हैं, सिर्फ 1 कोशिकाएं ऐसी है जो जीवित है। जैसे वाहिनिकाएं, ये जो है मृत कोशिका है, वाहिका मृत कोशिका है, ये तंतु फाइबर मृत कोशिका है, लेकिन केवल एक जीवित कोशिका है और उसका नाम है जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा। चलिए अब देखिए कि इन दोनों का काम क्या होता है। इन दोनों का काम होता है खनिज लवण का परिवहन करना। खनिज लवण का परिवहन करना। किसका? मतलब जल खनिज, वही यहां लिख देते हैं, जल प्लस खनिज का परिवहन। परिवहन यह किसका कार्य है? इन दोनों का कार्य है। जल खनिज का जल परिवहन जो है वो किसका काम है? वाहिनिकाएं और वाहिका का काम है। लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा का काम क्या है? हमने पेरेन्काइमा पीछे पढ़ाया, पेरेन्काइमा का काम होता है भोजन को संग्रह करना। उसी तरीका ये जो है ये भोजन को संग्रहित करेगा, यानी कि भोजन का संग्रहण होगा। भोजन का क्या होगा? यहाँ पे संग्रहण होगा। तो जल और खनिज परिवहन, जल और खनिज लवण का जो परिवहन है वो 2 करेगा, वाहिनिकाएं और वाहिका। लेकिन खाना का जो स्टोर है वो कौन करेगा? जाइलम पेरेन्काइमा। ये तो मृत है, और हम आपने इसके पहले वाले क्लास में बताया था कि जितने भी मृत कोशिकाएं होती हैं वो काफी कठोर होती है। जैसे कि नाखून का जो अग्रभाग होता है, इसको जब हम लोग काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये कठोर है, ये कठोर है, लेकिन ये काफी मजबूत है, ये किसी को हमला भी कर सकता है। उसी तरीके से जाइलम तंतु यानी कि फाइबर जो है ये काफी मजबूत होता है प्लांट में, तो ये मजबूती का काम करता है, मजबूती देता है। प्लांट को मजबूती कौन देता है? जाइलम तंतु या जाइलम फाइबर। तो ये जाइलम के बारे में हो गया। अब देखिए फ्लोएम भी जो है ना, ये 4 कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में 5 दिया हुआ है। यहाँ हम लिखते हैं 4, बट यहाँ एनसीईआरटी में इसको 5 दिया हुआ है, हमने पोस्ट में लिख दिया। नहीं तो आप बोलिएगा सर एनसीईआरटी में 5 दिया हुआ है, एग्जाम में अक्सर 4 ही लिया है अभी तक, इसलिए हम बोल रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि इधर जी, हाँ देखिए, चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका। जैसे कि हम लोग जब लूसेंट में पढ़ेंगे ना, तो चालनी कोशिका और चालनी नलिका को एक ही में गिन लिया है। तो चालनी कोशिका, चालनी नलिका 2 हो गया। साथी कोशिका, साथी कोशिका को आप जब पढ़िएगा तो उसको बोलते हैं सहचर कोशिका। क्या बोलते हैं? सहचर कोशिका बोलते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशा, यानी फ्लोएम रेशा का मतलब फ्लोएम तंतु या फाइबर। तो ये इसमें 5 दिया हुआ, लेकिन हम लोग को 4 ही पढ़ना होता है, चालनी कोशिका और सहचर कोशिका। यहाँ लिख देते हैं। तो चालनी कोशिका, चालनी सेल, उसके बाद चालनी सेल रहेगा, उसके बाद साथी, साथी सेल या इसी को बोलते हैं सहचर, सहचर, सहचर सेल, सहचर कोशिका। अब आ जाएगा फ्लेम यानी कि फ्लोएम, फ्लोएम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। और आपका चौथा हो जाएगा फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु। अब इसमें फ्लोएम जो 4 प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है, इसमें 3 जीवित होता है और 1 मृत होता है। चालनी जो सेल है वो जीवित है, साथी यानी कि सहचर जीवित है, फ्लोएम पेरेन्काइमा जीवित है, लेकिन ये जो है ये मृत सेल है। ये जो फ्लोएम तंतु आप देख रहे हैं
इसको डेड सेल में गिना जाता है। चालनी और साथी सहचर जो है ये भोजन का परिवहन करता है। क्या करता है? भोजन का परिवहन। ये जो दोनों है ये भोजन का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है। अब जाहिर सी बात है फ्लोएम पेरेन्काइमा, जिसमें पेरेन्काइमा आएगा समझिएगा कि वो क्या करेगा? भोजन का संग्रह करेगा। तो ये भी क्या करेगा? भोजन का संग्रह। क्या करेगा? भोजन का संग्रह करेगा, भोजन का संग्रह करेगा। फ्लोएम तंतु, अब ये क्या करेगा? ये भी मृत है तो ये भी मजबूती देगा। क्या करेगा? मजबूती प्रदान करेगा। इंपोर्टेंट है, क्या करता है कि जाइलम फ्लोएम दे देता है और स्टेटमेंट दे देता है और पूछता है कि इनमें से कौन सही है और इनमें से कौन सही नहीं है, इसके बारे में देता है। देखिए होता ये है कि जाइलम के बारे में जानना है कि ये परिवहन करता है लेकिन एक दिशीय होता है। इसका जो परिवहन है ये एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। अर्थात ये नीचे से जब जल ग्रहण करेगा तो ये एक ही दिशा में लेकर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं लाएगा, इसीलिए ये एक दिशीय होता है। लेकिन जब भोजन परिवहन करना पड़ेगा तो भोजन तो भाई हर दिशा में चाहिए, इसीलिए जो फ्लोएम है ये द्विदिशीय होता है, द्विदिशीय होता है। क्या होता है? द्विदिशीय होता है। तो हम लोगों ने आज पढ़ लिया जटिल उत्तक, सरल उत्तक। चलिए एक बार हम इसको रिकॉल करते हैं। जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अधिकांश कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत। इसमें से एक जीवित होती है, जाइलम पेरेन्काइमा, जिसका कार्य क्या है? भोजन का संग्रह। उसी तरीके से फ्लोएम कोशिकाएं भी 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें 3 जीवित होता है, एक मृत होता है, और जो मृत होता है उसका नाम क्या है? फ्लोएम तंतु या फ्लोएम फाइबर। तो आज हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया और प्लांट टिश्यू आज खत्म हो गया। प्लांट टिश्यू आज खत्म हो गया। और कभी कभी पूछता है कि प्लांट टिश्यू का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? उसको हम एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिथेलियम बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको बेहतर लगा होगा। देखिए हम आपके लिए एक अच्छा तरीका से, गाइडलाइंस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं और सीरीज को मतलब एक ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से लेकर हम चल रहे हैं, जैसे कि कोशिका पढ़ा, टिश्यू पढ़ा, अंग पढ़ेंगे, अंग तंत्र पढ़ेंगे, मतलब एक एक करके हम लोग इसको चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं, नए विजिट किए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी ये रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। इसके आज के लिए इतना ही। जय हिंद।